नमस्कार, सुप्रभातम, बोनंदीन, गुतिनता, कैलिमेरा और सुबह बखैर। आज मैं एक बार फिर से आपके सामने संविधान सभा की अगली किस्त के साथ हाजिर हूँ। संविधान सभा में जो बहसें हुई थी, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, विस्तार से चर्चा कर रहे हैं और उसी सिलसिले में हम आज श्री कृष्ण सिंह के द्वारा दिए गए भाषण के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। श्री कृष्ण सिंह काफ़ी विद्वान राजनेता थे और इनके भाषणों के ऊपर चर्चा करते समय मैंने पिछली दफ़े कहा था कि उन्होंने 18वीं सदी के कुछ विद्वानों की बात की थी, फिलासफरों की बात की थी, जिनका यकीन इंसानी एकता में नहीं था, इंसानी बराबरी में नहीं था। उसकी बात हम कर चुके हैं, उनके बारे में हम आपसे बात कर चुके हैं कि वे कौन से फिलासफर थे। उसके आगे अपनी बात करते हुए श्री कृष्ण सिंह कहते हैं कि असल में जब ये पक्का हो गया कि यूरोप में समाज दो हिस्सों में बँट गया है, एक वे लोग जो शासक हैं और दूसरे वे लोग जो शोषित हैं, जो आम जनता है। दोनों की जो आइडियोलॉजी थी, दोनों का जो आदर्श था, दोनों की जो फ़िलॉसफ़ी थी, वो अलग-अलग हो गई थी। जो दबे-कुचले, पीड़ित, दलित, दमित लोग थे, वो अब और ज़्यादा उन हालात में नहीं रहना चाहते थे। वो अपने हक मांग रहे थे, वो बराबरी का सम्मान मांग रहे थे, वो अच्छे रहन-सहन का अधिकार मांग रहे थे, इंसान की तरह इंसान की इज़्ज़त के साथ जीने का हक मांग रहे थे। मगर दूसरी तरफ जो शोषक लोग थे, वो कह रहे थे कि नहीं भाई, जैसे तुम पहले रह रहे थे वैसे ही रहो। और इसके कारण 18वीं सदी में क्रांतियाँ हुईं, कई क्रांतियाँ हुईं, जिनमें 2 सबसे बड़ी थीं, एक अमेरिकी और दूसरी फ्रेंच। इन 2 देशों में क्रांतियाँ हुईं और खूनी क्रांतियाँ हुईं। 18वीं सदी जैसे-तैसे निकल गई, फिर आई 19वीं सदी। मगर जो अधिकारों को लेने का, हासिल करने का मामला होता है और जो अधिकारों को देने का मामला होता है, वो इतना आसान नहीं होता है किसी भी देश में। तो जो शासक लोग थे, जो बड़े लोग थे, कुलीन लोग थे, पूंजीपति लोग थे, बड़े ज़मींदार लोग थे, वो इतनी आसानी से कहाँ मानते। तो नतीजे में 19वीं सदी में पूरे यूरोप में, सिवाय इंग्लैंड के शायद, क्योंकि इंग्लैंड का जो शासक वर्ग था वो काफ़ी चालाक और बुद्धिमान था, उसने अपने आप कुछ अधिकार आम जनता को धीरे-धीरे करके, किस्तों में करके दे दिया। जैसे सबसे पहले वोट देने का अधिकार उन्होंने व्यापारियों को दे दिया, पूंजीपतियों को दे दिया। उसके बाद फिर वोट देने का अधिकार मज़दूरों को दे दिया, उसके बाद किसानों को दे दिया और उसके बाद औरतों को दिया। तो इस तरह से करके उन्होंने लटकाए रखा मामले को, मगर एक प्रेशर कुकर से जैसे बीच-बीच में हवा निकलती रहती है, उसको वो निकालते रहे और इस तरह से वो उस खूनी क्रांति से 19वीं सदी में बच गए। मगर बाकी यूरोप में, फ्रांस में, बेल्जियम में और भी कई जगहों पर बार-बार क्रांतियाँ करनी पड़ी और बार-बार खून की होली खेली लोगों ने। शासक वर्गों ने शोषितों को मारा, दलितों को मारा और दलितों ने जहाँ मौका मिला उनको, उन्होंने राजघराने के लोगों को मारा, ज़मींदारों को मारा। तो मामला कुछ हद तक 19वीं सदी के अंत तक आते-आते हल हुआ। 20वीं सदी आई, तब तक भारत में भी वो सारी खबरें पहुंच चुकी थीं कि भाई हमारे देश में क्या होना चाहिए। ये अंग्रेज अपने यहाँ तो बड़े अच्छे बनते हैं, अपने लोगों को तो इन्होंने बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं, अपने लोगों को तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, हमें कुछ नहीं देना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी
उसी तरह की चीज़ों की मांग उठने लगी। मगर अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे। वो उनके अपने लोगों की बात और थी, यहाँ तो वो राज करने आए थे। तो उन्होंने तय किया कि वो कुछ न देंगे। उसके बाद 1921 से जब महात्मा गांधी के हाथ में देश की आज़ादी की लड़ाई की बागडोर आती है, तो आंदोलन एक नए सिरे पे चला जाता है, एक नए दौर में चला जाता है और पूरे देश के लोग गांधी के आंदोलन में, महात्मा गांधी के आंदोलन में शामिल होते हैं। उसी समय कुछ दूसरे आंदोलन भी चल रहे थे। शहीद आजम भगत सिंह का भी आंदोलन था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का भी आंदोलन था। वो दोनों भी 9 साल तक करीब करीब एक साथ चले। उसके बाद 1930-31 के आसपास हिंदुस्तान का जो क्रांतिकारी आंदोलन था, उसको इन लोगों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अंग्रेज़ों ने जितने क्रांतिकारी थे हमारे, सबको मार डाला, सबको गिरफ्तार कर लिया। फिर आंदोलन पूरी तरह से सिर्फ गांधी के हाथ में रह गया और गांधी के लोगों के हाथ में रह गया। फिर उन्होंने आंदोलन को जारी रखा। हार करके अंग्रेज़ों ने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया कि कैसे भारत का शासन करेंगे हम। उसमें वही पुरानी चीज़ें थी, जिस तरह से पहले राज कर रहे थे उसी तरह से आगे भी उनको राज करना था। वो वही सोच रहे थे। भारत ने उसका विरोध किया, भारत की आम जनता ने उसका विरोध किया। सैकड़ों लोगों ने फांसियों के तख्ते चूम लिए, हजारों लोगों ने सीने पे गोलियां खाई और लाखों लोगों ने जेल जाना स्वीकार किया गांधी जी के आंदोलन के तहत। और आखिर में 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गांधी जी ने और डू एंड डाई का नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया, डू और डाई का नारा दिया, तो फिर पूरे देश में आंदोलन हुआ और इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि उसके बाद वो आंदोलन कभी पूरी तरह से शांत हुआ ही नहीं। और तब जाकर के 1945 में जब विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो फिर अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब भारत पर राज करना बहुत मुश्किल है और अब हमें भारत को छोड़ना पड़ेगा। और तब जाकर के उनको ये महसूस हुआ कि एक संविधान सभा बनानी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा देश है। और इसी सिलसिले में श्री कृष्ण सिंह ये भी कहते हैं कि ये कोई पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं है कि उन्होंने एक संविधान सभा बना दी, हम यहाँ आ गए, उन्होंने संविधान सभा के लिए कुछ नियम कायदे कानून बना दिए और उसके तहत हम चुन करके यहाँ आ गए और हम उनके रहमो करम पर हैं, उनकी दया पर हैं यहाँ इस संविधान सभा में। ऐसा नहीं है। हमने अंग्रेज़ों को विवश किया इसके लिए कि वो संविधान सभा बनाएं और उसमें हम लोगों को रखें, और हम जो संविधान बनाएंगे उसी को हम मानेंगे और इस संविधान सभा में हम पूरी तरह से स्वाधीन हैं, स्वतंत्र हैं, हम जैसा चाहें वैसा संविधान बना सकते हैं। और इसके बाद आखिर में वो एम.आर. जैकर के उस संशोधन पर भी आते हैं जिसमें वो कह रहे थे कि हमें तब तक इसके ऊपर चर्चा नहीं करनी चाहिए जब तक कि देशी रियासतें और मुस्लिम लीग के भाई लोग ना आ जाएं। श्री कृष्ण सिंह इसमें देशी रियासतों का जिक्र नहीं करते हैं, वो सिर्फ मुस्लिम लीग के सदस्यों का जिक्र करते हैं। और वो कहते हैं कि एम.आर. जैकर जैसे विद्वान आदमी के लिए कतई ज़रूरी नहीं था कि वो इसके बारे में हमें बताएं कि मुस्लिम लीग के बगैर संविधान सभा की कार्रवाई में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। हम उन सब दिक्कतों को जानते हैं कि इसके वजह से क्या हो सकता है, मगर उसके बावजूद संविधान बनाने का काम हमारा है, तो हमें संविधान बनाने की प्रक्रिया, संविधान को बनाने का सिलसिला शुरू कर देना चाहिए। देशी रियासतों के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं कि उनके आने का भी इंतज़ार करना चाहिए, मगर हाँ, मुस्लिम लीग के बारे में वो ज़रूर बोलते हैं
कि मुझे लगता है कि राइट ऑनरेबल डॉक्टर एम.आर. जयकर भी यही चाहते हैं कि जब मुस्लिम लीग के लोग आ जाएँ, तो हम इस संविधान को, सभा को ढंग से बनाएँ। इसके बाद वो ये कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी जब इस संकल्प को हमारे सामने रखा था, तो उन्होंने भी यही कहा था कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मुस्लिम लीग के लोग आ जाएँ, ताकि हमारी संविधान सभा संपूर्ण हो जाए और अपना संविधान बनाए। तो इस तरह से ये बात को आगे बढ़ाते हैं श्री कृष्ण सिंह। आज इतना ही, क्योंकि श्री कृष्ण सिंह काफ़ी विद्वान आदमी हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं, कुछ चीज़ों को ले लेते हैं, कहीं-कहीं थोड़ी गलती भी कर जाते हैं, थोड़ी चूक भी कर जाते हैं, तो काफ़ी सावधानी से हमें इनके भाषणों को देखना होगा। जैसे आज़ादी की लड़ाई के आंदोलन का ज़िक्र करते हुए ये क्रांतिकारी आंदोलन को भूल गए, उसी तरह से संविधान सभा की संपूर्णता का जब उल्लेख कर रहे थे, तो मुस्लिम लीग को तो याद रखा उन्होंने कि उनके आने का इंतज़ार करना चाहिए, मगर देशी रियासतों को भूल गए। शायद इससे कहीं उनके मन में ये बात थी उस समय भी कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देशी रियासतों को तो हम ज़बरदस्ती अपने अंदर मिला लेंगे। देशी रियासतों को कोई ज़्यादा छूट देने की ज़रूरत नहीं है, देशी रियासतों की बात सुनने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उस समय संविधान सभा में उसके जो नियम कायदे कानून बने थे, उसमें बातें कुछ अलग थीं। उसमें ये थी कि सभी संविधान सभा के सभी तीनों हिस्से अपने अलग-अलग संविधान बनाएँगे और उसको लेकर के संविधान सभा में आएँगे, संपूर्ण संविधान सभा में आएँगे और फिर चर्चा कर कर के उसमें से जितने पे सहमति होगी उसके आधार पे संविधान बनेगा। मगर वैसा हुआ नहीं। हम सभी जानते हैं कि इतिहास में क्या हुआ। मुस्लिम लीग नहीं आई, उन्होंने अपने लिए अलग देश ले लिया, देशी रियासतें भी नहीं आए। नतीजे में ये हुआ कि देशी रियासतों को देश में मिलाना पड़ा, जबरन मिलाना पड़ा, उनकी कोई मांग नहीं मानी गई। सरदार पटेल ने इस काम को किया और हैदराबाद का निज़ाम, जिसने कि आज़ादी के तुरंत बाद जब 1948 में देश आज़ाद हुआ था, देश के पास धन नहीं था, तो उसने अपना सारा खजाना भारत सरकार को दे दिया था। उसके ऊपर भी भारत सरकार को हमला करना पड़ा हैदराबाद को ज़बरदस्ती मिलाने के लिए। तो ये सब इतिहास की कुछ ऐसी बातें हैं जो अप्रिय हैं, मगर हमें याद रखना चाहिए। इतिहास में किंतु परंतु बहुत होते हैं। हम आज ये कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने गलत किया, मुस्लिम लीग का इंतज़ार नहीं करके, देशी रियासतों का इंतज़ार नहीं करके। मगर कौन जानता है, अगर उनका इंतज़ार करते तो शायद संविधान बनता ही नहीं, बनने में बहुत देर होती, आज़ादी हमें और देर से मिलती। क्योंकि तब क्या होता कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर जो चीज़ें हुईं और जो आज देखने में लगती हैं कि ठीक नहीं हुईं, उनके भी ऊपर भी हमें बातें करनी चाहिए। और मेरी इस श्रृंखला में यही कोशिश है कि संविधान सभा बनाते समय जो भी बातें हुई, उनके ऊपर चर्चा करते समय हम ये तो देखें ही कि उन्होंने क्या अच्छा किया, साथ-साथ ये भी देखें कि उनसे क्या छूट गया, उनसे क्या रह गया, ताकि आगे की हमारी दिशा तय हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली बार हम फिर हाज़िर होंगे आपके सामने संविधान सभा की नई किस्त के साथ। और अगर हमारी बातें, संविधान सभा से जुड़ी बातें आपको अच्छी लगती हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे अपने दोस्तों के इसके बारे में बताना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की पूरी चर्चा, विस्तृत चर्चा नहीं होती है कहीं। धन्यवाद। सुप्रभात।